हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लीगल आई में। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्रिमिनल अमेंडमेंट बिल के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में, जो कि रिसेंटली हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी अमित शाह जी के द्वारा इंट्रोड्यूस करे गए हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, तो हम जिस बिल की बात करने जा रहे हैं बेसिकली वो ये हैं हमारे सामने। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अ, हम बात करते हैं सबसे पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में, जो कि हमारे सीआरपीसी को रिप्लेस करने वाला है। सेकेंडली हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता बिल के बारे में, जो कि आईपीसी को रिप्लेस करेगा। थर्डली बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, जो कि हमारे एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा। तो इसी के साथ सबसे पहले हम शुरू करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में, जिसमें कि टोटल 533 सेक्शंस होने वाले हैं, जबकि हमारे पुराने सीआरपीसी में टोटल 484 सेक्शंस थे। जिसमें ये जो नया वाला बिल है हमारा, इसमें 160 सेक्शंस अमेंड किए गए हैं, 9 सेक्शंस नए हैं एंड 9 सेक्शंस को रिपील करा गया है। सेकेंडली हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता के बारे में, जो कि आईपीसी को रिप्लेस करने वाला है। तो ये जो हमारा बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता बिल है, इसमें टोटल 356 सेक्शंस होंगे, जबकि पुराने आईपीसी में हमारे 511 यानी कि 511 सेक्शंस थे। अब इसमें क्या है कि 175 सेक्शंस अमेंड करे गए हैं, 8 न्यू सेक्शंस हैं एंड 22 सेक्शंस को रिपील करा गया है। थर्डली हम बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में, जिसमें क्या है कि 170 सेक्शंस होंगे, और जो पुराने वाला जो एविडेंस एक्ट था हमारा, उसमें टोटल 167 सेक्शंस थे। अब जो नया वाला बिल है, तो इसमें क्या है कि 23 सेक्शंस को अमेंड किया गया है, 1 न्यू सेक्शन है, 5 सेक्शंस को रिपील करा गया है। आगे बढ़ते हैं, तो कुछ फैक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे जो कि प्रोविजंस इन नए बिलों में आने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एविडेंस लॉ के बारे में। तो एविडेंस एक्ट के अंदर जो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन थी ना, उसको इन्होंने कुछ मॉडिफाई करा है, उसमें कुछ नई टर्मिनोलॉजीज इन्होंने डाली हैं, जैसे कि न्यू डॉक्यूमेंट्स इन प्रपोज्ड एविडेंस लॉ। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड होगा, अब वो भी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आएगा। ईमेल हो गया या सर्वर लॉग हो गया या कोई भी डॉक्यूमेंट कंप्यूटर में हो गया, वो भी डॉक्यूमेंट के अंदर आएंगे। या फिर फ़ोन या लैपटॉप पे कोई मैसेजेस हो गए, वो भी डॉक्यूमेंट में आएंगे। कोई वेबसाइट हो गई, लोकेशनल एविडेंस हो गया, वो भी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आएगा। एंड लास्टली मेल मैसेजेस ऑन डिजिटल डिवाइसेस। तो ये सारे एविडेंस लॉ में डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आएंगे। अब सेकेंडली हम चलते हैं सिटीजन्स कन्वीनियंस पे। ठीक है, जिसमें ये ज़ीरो एफआईआर के भी बारे में लेके आ रहे हैं। ठीक है, ज़ीरो एफआईआर बेसिकली क्या होता है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकेंडली प्रोविजंस ऑफ फॉर ई एफआईआर, मतलब ये कि अब आपको कोई एफआईआर करनी है तो आप उसको खुद घर पे बैठे बैठे भी आप डिजिटली एफआईआर उसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं वेबसाइट से जाके। ठीक है, अब आपको ऐसा नहीं है कि पुलिस स्टेशन जाना होगा, आप खुद भी ई एफआईआर कर सकते हैं। थर्डली डेजिग्नेटेड ऑफिसर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड पुलिस स्टेशन टू गिव नोटिस ऑफ अरेस्ट। फोर्थली पुलिस टू इन्फॉर्म विक्टिम ऑफ प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन विद इन 90 डेज। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भाई हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर पुलिस स्टेशन के अंदर एक ऐसा डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर होगा जो कि अरेस्ट का नोटिस देगा। ठीक है, फोर्थली है कि पुलिस जो रहेगी ना, वो 90 डेज़ के अंदर अंदर विक्टिम को उसकी इन्वेस्टिगेशन का प्रोग्रेस बताएगी कि भाई कितना इन्वेस्टिगेशन हो गया है या कितना रहता है। ठीक है, लास्टली हम बात करेंगे कि इन सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस में क्या है कि जो सेक्सुअल वायलेंस के जो केसेस होंगे ना, उसमें जो विक्टिम का स्टेटमेंट होगा वो वुमेन मजिस्ट्रेट ही रिकॉर्ड करेगी। व्हाट इज़ ज़ीरो एफआईआर? तो ज़ीरो एफआईआर बेसिकली वो एफआईआर होती है जो कि हम ऑल ओवर इंडिया किसी भी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करा सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, चाहे उसका ज्यूरिसडिक्शन फिर कहीं पे भी फॉल कर रहा हो। ठीक है, जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन या कोई कंप्लेंट कोई पुलिस ऑफिसर रिसीव करता है, ठीक है, तो और लेकिन अगर वो कंप्लेंट उसके ज्यूरिसडिक्शन से बाहर की होती है, तो वो उस कंप्लेंट को रजिस्टर करके उस ज्यूरिसडिक्शन के पुलिस स्टेशन के पास रेफर कर देता है या फिर ट्रांसफ़र कर देता है जहाँ पे वो फॉल करता होगा। ठीक है, तो ज़ीरो एफआईआर आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी रजिस्टर्ड करा सकते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। नेक्स्ट है इसका कि ज़ीरो एफआईआर वाज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस वर्मा कमेटी विच वाज सेट अप आफ्टर द 2012 निर्भया गैंग रेप केस। ठीक है, तो ये जो ज़ीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट है ना, ये बेसिकली जस्टिस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद में आया था, जो कि निर्भया गैंग रेप केस 2012 के बाद सेटअप करी गई थी। ठीक, थर्डली द प्रोविजन ऑफ ए ज़ीरो एफआईआर इज़ ऑल्सो सपोर्टेड बाय वेरियस जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। ठीक है, तो क्या है कि ज़ीरो एफआईआर का जो प्रोविज़न है ना, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की काफ़ी जजमेंट्स के द्वारा सपोर्ट करा गया है। जैसे कि इन सतविंदर कौर वर्सेस स्टेट 1999 में दिल्ली हाई कोर्ट ने हेल्ड किया था कि वुमेन हैज़ द राइट टू लॉज हर कंप्लेंट फ्रॉम एनी प्लेस अदर देन वेयर द इंसिडेंट अकर्ड। नेक्स्ट की फैक्ट्स, थोड़ा सा क्रिमिनल बिल के बारे में अब यहाँ पे हम फिर से आगे जानेंगे कि यूज़ ऑफ फोरेंसिक्स। ठीक है, बेसिकली क्या है कि मैंडेटरी यूज़ ऑफ फोरेंसिक्स इन ऑल स्टेट्स यूटीज़
मैंडेटरी यूज ऑफ फोरेंसिक एक्सपर्ट इन ऑल ऑफेंसेस पनिशेबल विद 7 years और मोर, नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्टेट यूटी टू बी क्रिएटेड विद इन 5 years। ठीक है, इन्होंने क्या किया है अब इस बिल में कि जो स्टेट्स और यूटी है ना, सभी में फोरेंसिक्स के यूज़ को मैंडेटरी कर दिया गया है और उन केसेस में फोरेंसिक एक्सपर्ट का भी यूज़ किया जाएगा जो कि 7 साल या उससे ज़्यादा ऑफेंस ईयर के लिए पनिशेबल हैं। ठीक है, हर स्टेट और यूटी में 5 साल के अंदर नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बनवाने के लिए बोला गया है इस बिल के अंदर। नेक्स्ट आते हैं कि भाई टेररिज्म एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। टेररिज्म डिफाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन भारतीय न्याय संहिता, न्यू सेक्शंस रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ठीक है, इन्होंने पहली बार भारतीय न्याय संहिता यानी कि जो कि आईपीसी को रिप्लेस करने वाला है, उसमें इन्होंने टेररिज्म की डेफिनेशन को भी डिफाइन करा गया है जो कि अब से पहले नहीं था हमारे पुराने वाले आईपीसी के अंदर। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की डेफिनेशन को भी इन्होंने नया डाला है इसमें। ये कुछ नए ऑफेंसेस भी लेके आए हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन में, जैसे कि न्यू ऑफेंस फॉर सेक्सुअल रिलेशनशिप ऑन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, एम्प्लॉयमेंट, फेक डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी एक्सेट्रा। 20 years और लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर गैंग रेप। ठीक है, वेयर विक्टिम इज़ माइनर, प्रोविज़न फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी, यानी कि अगर कोई गैंग रेप होता है तो उसकी सज़ा इन्होंने 20 साल या फिर उम्र कैद की है। लेकिन जहाँ पे विक्टिम माइनर होता है तो वहाँ पे या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी या फिर सीधा डेथ पेनल्टी होगी पनिशमेंट। समरी ट्रायल, पैटी केसेस एक्सपेडिटेड बाय समरी ट्रायल, यानी कि जो छोटे केसेस होंगे उनको ये समरी ट्रायल के द्वारा डिस्पोज ऑफ कर देंगे। समरी ट्रायल मैंडेटरी फॉर लेस सीरियस केसेस लाइक थेफ्ट, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, ट्रेसपास, ब्रीच ऑफ द पीस, क्रिमिनल इंटिमिडेशन एक्सेट्रा, वेयर पनिशमेंट इज अप टू 3 years, मैजिस्ट्रेट में कंडक्ट समरी ट्रायल। तो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जो लेस सीरियस केसेस होंगे ना, जैसे कि थेफ्ट हो गया, रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी हो गया, ट्रेसपास या ब्रीच ऑफ द पीस हो गया, या क्रिमिनल इंटिमिडेशन या कोई भी एक्सेट्रा ऑफेंस हो गया जो कि लेस सीरियस होता है और जिसकी पनिशमेंट अप टू 3 years है, तो उस केस में मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है कि समरी ट्रायल कंडक्ट कर सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, कम्युनिटी सर्विस एज पनिशमेंट। पब्लिक सर्वेंट अनलॉफुल इंगेजिंग इन ट्रेड, नॉन अपीयरेंस, अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, थेफ्ट ऑफ लेस देन 5,000 रुपीज़ एंड मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाई ड्रंकन पर्सन और डिफेमेशन। अभी जो कोड प्रपोज किया गया है, बेसिकली इसमें कुछ सेक्शंस मैंने ये लिखे हैं, मतलब इसमें ये पुट किए हैं, जैसे कि अगर हम देखें कि जो पुराने वाला आईपीसी था उसमें जो चीटिंग वाला सेक्शन था वो 420 था, लेकिन जो अब नया वाला एक्ट आने वाला है उसमें ये 316 में होगा। जो मर्डर हमारा 302 में हुआ करता था वो 99 में होगा। जो रेप की डेफिनेशन हमारी 376 में हुआ करती थी वो 63 में होगी। जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वाला सेक्शन हुआ करता था हमारा वो 120B में था, अब ये नए बिल में 61 में होगा। प्रमोटिंग एनिमिटी हो गई, ये 153A में हुआ करती थी, अब 194 में हो जाएगी। थेफ्ट हमारा 390 में था, 301 में आ गया है ये। अब डेकोइटी 391 में हुआ करती थी पुराने आईपीसी में, अभी जो बिल आया है इसमें 308 में होगी। डेफेमेशन 499 में थी, ये 354 में आ जाएगी हमारी। बाकी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं अर्लियर क्लिप्स में। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता न्यू सीआरपीसी बिल अलाउस पुलिस कस्टडी आफ्टर फर्स्ट 15 days ऑफ अरेस्ट, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो कि अभी 13 अगस्त संडे वाले दिन शाम को 5:23 पे ही आया है। इसमें ये लिखा हुआ है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल विच सीक्स टू रिपील एंड रिप्लेस द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 प्रपोजेस टू मेक ए सिग्निफिकेंट क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग पुलिस कस्टडी पीरियड। जिसमें कि क्या है कि जो पुराने वाला सीआरपीसी था हमारा सेक्शन 167 का क्लोज टू ये कहता था कि भाई अगर कोई भी पर्सन अरेस्ट किया गया है तो 15 days तक वो पुलिस कस्टडी में रह सकता है, लेकिन 15 days के बाद वो जुडिशियल कस्टडी में जाना ही होगा उसको, मतलब पुलिस कस्टडी में आप उसको नहीं रख सकते। लेकिन ये जो नया वाला बिल आया है इसमें सेक्शन 187 क्लोज 2 के हिसाब से ये होगा कि पुलिस कस्टडी में तो वो रहेगा अभी भी 15 days के लिए ही, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि भाई अरेस्ट के इनिशियल 15 days के अंदर ही होगा। इन्होंने क्या किया है कि जो कोई ऑफेंस डेथ या इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ या फिर नॉट लेस देन 10 years के लिए पनिशेबल होगा ना, तो उसमें इन्होंने 60 दिन का टाइम दिया है। जैसे कि जो इनिशियल 60 days होंगे, आप उसमें 15 days के लिए कोई भी दिन चूज़ कर सकते हैं जिसमें कि आप पुलिस कस्टडी में अक्यूज को रखेंगे या अरेस्टेड पर्सन को रखेंगे। मतलब इन टोटलिटी आप 15 days के लिए ही रख सकते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूटी में या फिर इनिशियल 15 days में रखना ज़रूरी नहीं है। इनिशियल 16 days में आप वो 15 दिन कभी भी उसको रख सकते हैं। या फिर अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो कि 10 साल से कम है तो फिर ये जो डेज़ हैं वो 40 हो जाएंगे। तो इनिशियल 40 days में आप कभी भी कितने भी 15 दिन उसमें आप उसको पुलिस कस्टडी में रख सकते हैं। बाकी जो सेक्शन 187 का प्रोविज़न है वो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का समाप्ति होती है।